आज 22वां दिन है आंसर राइटिंग का। और आज का दो प्रश्न दिए गए थे टेलीग्राम ग्रुप में। और जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन भाग दोनों जगह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहाँ पर डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप उसका आंसर लिख कर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और जो भी आपके लेखन को लेकर आवश्यक सुधार होंगे वो बताए जाएंगे, जिससे आप अपनी लेखन शैली को बेहतर कर सकते हैं। यह भी निःशुल्क है और वहाँ प्रतिदिन 2 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। और जो भी अभ्यर्थी इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं इस मॉडल आंसर का, वो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेली वहाँ मॉडल आंसर अपलोड कर दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध की प्रतिपूर्ति की, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं इंट्रोडक्शन। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसे आगे चलकर बक्सर की विजय के माध्यम से विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, जिससे अंग्रेजों ने न केवल उत्तर भारत बल्कि संपूर्ण भारत में अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करने लगे। ठीक, अब बक्सर के युद्ध द्वारा प्लासी के युद्ध की प्रतिपूर्ति कैसे हुई, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ मैंने खाका बना दिया है, आपको अपने से डिफाइन करना। मैं बता दे रहा हूँ क्या सिर्फ आपको डिफाइन करना है। पहले हम प्लासी की उपलब्धियाँ एक बार बता देंगे कि प्लासी के युद्ध में क्या क्या अंग्रेजों की उपलब्धियाँ मिली थी। पहला तो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। दूसरा, नवाब को कठपुतली बना दिया गया था। जो मीर जाफ़र था उसे इतना ज़्यादा, मतलब उसको सोने की बोरी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डिफाइन नहीं कर रहा है, बस आपको प्लासी की उपलब्धियाँ इस तरह आपको सिनॉप्सिस बना देना है प्रश्न पत्र में भी। फिर कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया प्लासी के युद्ध के बाद। और उसके बाद अंग्रेजों की आय में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि होने लगी। ठीक है, प्लासी के युद्ध की ये उपलब्धियाँ हैं। अब प्लासी के युद्ध की उपलब्धियाँ, फिर हम बक्सर के युद्ध की उपलब्धियाँ यहाँ गिनाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने चारों सिनॉप्सिस करे यहाँ आपको इलेबोरेट कर देना है, ये बनाकर या फिर वैसे ही। बस आपको बक्सर की उपलब्धियाँ यहाँ आपको बतानी है। इसको सिनॉप्सिस बना दीजिए, इसके बाद इसको एलेबोरेट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉरी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर बक्सर की उपलब्धियां क्या कह रही हैं। पहली उपलब्धि रही है कि बंगाल के साथ उत्तर भारत पर नियंत्रण हो गया और कंपनी को निजामत और दीवानी अधिकार दोनों प्राप्त हो गए। ठीक है, सालन दूती द्वारा 1765 में जो संधि हुई थी उसके द्वारा। फिर इलाहाबाद की 2 महत्वपूर्ण संधियां हुई हैं, 1765 वाला, ठीक है, उसको एलेबोरेट कर देना है। और धन का निर्गमन प्रारंभ हो गया। ये 4 बक्सर की उपलब्धियां रही हैं जो प्लासी के युद्ध की प्रतिपूर्ति करती है। ये इतना कर देंगे तो उस कथन की विवेचना हो जाएगी। फिर लास्ट में निष्कर्ष। अतः माना जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए कार्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति की। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय समाज से, इंडियन सोसाइटी से, कि सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब सबसे पहले सांप्रदायिकता को हम समझाएंगे। सांप्रदायिकता एक प्रकार की विचारधारा के रूप में है जो व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के बीच एक पूर्वाग्रह पर अंतर की पहचान करती है, जो पूरी तरह से धर्म, विश्वास, जातीयता आदि पर निर्भर है। एक शब्द के रूप में सांप्रदायिकता को एक स्पष्ट संबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति और उनका समुदाय। ठीक है, ये अभिप्राय हो गया। अब औपनिवेशिक विरासत में मिली सांप्रदायिकता वर्तमान भारत में भी अपना स्पष्ट अस्तित्व बनाए हुए है। वर्तमान में सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करने वाले कारक निम्न हैं। ठीक है, राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक है, धार्मिक है, प्रशासनिक है, ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है। ठीक है, इनमें से कोई 4 आप उठा लीजिएगा जो मुख्य मुख्य, जैसे धार्मिक हो गया, राजनीतिक हो गया, सोशल मीडिया वर्तमान में प्रासंगिक हो गया, या फिर मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक। कोई 4-5 आप एलिब्रेट कर सकते हैं। पूरा मत करिएगा, नहीं तो एक ही प्रश्न करने में पूरा समय बीत जाएगा। 3-4 पहला देखिएगा, राजनीतिक कारक। अधिक मत प्राप्त कर लेने की चाह में राजनीतिक पार्टियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को प्रोत्साहन देती हैं। इससे निर्वाचन क्षेत्र कुछ अस्पष्ट खेमों में बंट जाता है, जिन्हें धर्म के नाम पर मोबिलाइज कर अपने पक्ष में चुनाव जीता जाता है। अब उदाहरण के लिए भिवंडी दंगा हुआ था महाराष्ट्र के 1970 में। ठीक है, अगला है धार्मिक कारक।
धार्मिक कट्टरता अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति जैसे विचार बहुधार्मिक समाज में सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है। अब अगला है मनोवैज्ञानिक कारक। अब जैसे धर्म को लेकर जो भी आपको एग्जाम्पल अगर आपको सुटेबल लगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक कारक जो है बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के प्रति तथा अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के प्रति धार्मिक वैमनस्य सांप्रदायिकता को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम धर्म के मध्य उत्पन्न वैमनस्य। अब इसमें कोई आप सटीक उदाहरण लिख सकते हैं। फिर अगला है कि मीडिया और सोशल मीडिया। टीआरपी बढ़ाने हेतु मीडिया समूहों द्वारा गैर जिम्मेदार ढंग से समाचार दिखाए जाते हैं तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से झूठी खबरें प्रसारित होती हैं, अतः सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। वास्तव में और लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। वास्तव में सांप्रदायिकता एक मनोवृत्ति है जिसका वन नाइट या वन शॉट उपाय नहीं है। समावेशी विकास, संवेदनशील प्रशासन जैसे दीर्घकालीन सतत रूप से चलने वाले प्रयासों से सांप्रदायिकता को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। इस तरह हमको आंसर राइटिंग करनी है। और एक बार फिर से जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आप अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अभी ये निःशुल्क चल रहा है, अभी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जब प्लानिंग होगी तो हम लोग पूरा हमारी टीम जो है वो पूरे टेस्ट पेपर को 20 प्रश्न वाला जो है संपूर्ण टेस्ट पेपर बनाएगा। तो उसमें हो सकता है कुछ चार्ज जुड़े, लेकिन अभी ये इसमें नहीं है, आप लोग निःशुल्क जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।